लास्ट लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। यस सर। उसमें से ड्रिफ्ट स्पीड बताया था, याद है? यस सर। उस ड्रिफ्ट स्पीड में दो कॉन्सेप्ट बताया था। एक करंट डेंसिटी जे, याद है क्या होता यस था? सर। करंट पर यूनिट एरिया होता था। बोलो। और दूसरा ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी के बीच फॉर्मूला, बोलिए, कुछ याद आ रहा है? यस सर। भूल जाते हो तुम लोग, लगता है। ये देखो, ये तो मैंने बताया था। करंट डेंसिटी को एज अ वेक्टर क्वांटिटी बताया था, और करंट इज करंट डेंसिटी और एरिया के बीच का डॉट प्रोडक्ट। ये याद है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा, इसके बाद ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट स्पीड के साथ इसका रिलेशन बताया था। I इज इक्वल टू NAEVD या J इज इक्वल टू NEVD। ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बोला था, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है। हर जेई में तो नहीं, मेडिकल जैसे एग्जाम में विदाउट फेल एक क्वेश्चन ड्रिफ्ट स्पीड और करंट डेंसिटी का रहता ही है। चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप लोग स्कूल में भी पढ़े होंगे, याद होगा सबको, है ना? ओम्स लॉ एक ऐसा चीज है जो सबको याद रहता है। याद है आप लोगों को? यस सर। क्या है बताओ? बताइए। At constant temperature, V is directly proportional to I. V is directly proportional to I। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ऐसे समझिए कि ये एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के दोनों साइड हमने एक बैटरी लगा दी, मान लो। बैटरी लगा दी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। इस कंडक्टर के दोनों एंड को हमने बैटरी के दोनों टर्मिनल से ऐड कर दिया। ऐसा। तो ये V वोल्ट की बैटरी है। अब इस कंडक्टर में ये करंट I फ्लो होगा, ऐसा। और करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है, तो ये इलेक्ट्रॉन के मोशन का डायरेक्शन होगा। ये बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा हो। सो ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो ब्लैक वाला है, ये है मोशन ऑफ ये करंट है।
खैर एनीवे, अब इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो होगा, ये करंट हम लोग पिछले लेक्चर में करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में देखा था। ये जो करंट था वो क्या था, करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ऐसा याद है। और करंट डेंसिटी को हम लोग लिखते थे एन ई ड्रिफ्ट स्पीड वी डी, तो करंट हो गया एन ई ए वी डी, ये हमारा करंट था। इसमें कोई डाउट किसी को, बोलिए। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बोले, जरूरत वैसे नहीं है इसकी, बट फिर भी चलो, एक ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी कॉन्सेप्ट को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे, तब हम लोग इसको लिखेंगे, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये जो J है, दिस J इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते हैं। तो अब ये जो इसमें कांस्टेंट सिग्मा आया है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो कांस्टेंट सिग्मा है इसको हम लोग बोलते हैं एन ई स्क्वायर टी अपॉन 2m, एन ई स्क्वायर टाइम वाला टाउ अपॉन 2m। ये क्या है, एनसीईआरटी वगैरह बुक में ये टर्म दिया रहता है, और वैसे इसका मैकेनिक्स और इसका डेरिवेशन बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको रटने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग रट लो। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी तो ऊपर दिखाया था, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं। So rho resistivity is 1 upon conductivity. This is 2m upon n into e square into time. ये टाउ टाइम है, इसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा, इसके डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना। इसको कुछ टर्मिनोलॉजी है, बस इसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। अब अगर करंट को हम इसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, तो करंट इज J इंटू ए, J इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में, तो फाइनली मेरा करंट हो गया फाइनली अगर हम लोग इस करंट को लिखेंगे, तो इस करंट को हम लिख देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के टर्म में ऐसा। करंट को J इंटू ए, ध्यान से देखना, J को लिख दिया सिग्मा इंटू E इंटू ए, और ये हो गया सिग्मा। E इज पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर L इंटू ए, और ये जो सिग्मा हो गया ये 1 अपॉन रो,
दैट इज n 1/रो के टर्म में ही लिखते हैं, बाद में उसी में करेंगे, ज्यादा अच्छा है। सो 1/रो इंटू v अपॉन l इंटू a। थोड़ा और इसको ठीक कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस v डिवाइडेड बाय रो l अपॉन a, दिस इज करंट I। तो ये जो रो l अपॉन a है, ये मटेरियल का कांस्टेंट है, जिसको कि हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो टर्म है ना, यही टर्म आपका रेजिस्टेंस R है, जो आप लोग पढ़ते आ रहे हो। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, R, which is rho L upon A, डिपेंड्स ऑन दो चीजों पर, A टेम्परेचर और B ज्योमेट्री। रेजिस्टेंस दो चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और ज्योमेट्री। तो इसको आप कॉपी कर लो, यहां तक आपका थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट चीजें रहती है, इसके बाद का लाइफ आपका आसान हो जाता है। इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं कि I इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जिसको आप लोग ओम्स लॉ कहते हैं। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। J equals to sigma into E कैसा है? हाँ, नहीं कैसे आया नहीं बता सकते बेटा। ये क्या है, जैसे किसी, ये कंडक्टर से लेना देना नहीं है। जैसे किसी भी चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कांस्टेंट होता है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। ये कहीं से आया नहीं, ये थ्योरी है। और उसकी जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उसका जो होता है, उसको हम लोग, वो इलेक्ट्रॉन जिस भी मीडियम में है उसकी कंडक्टिविटी कहते हैं। तो वो थ्योरी है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी का डेफिनेशन क्या मिला, करंट पर यूनिट एरिया, ये एक उसका डेफिनेशन है। और दूसरी थ्योरी है कि करंट डेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू electric field given to conductor and that proportionality constant is called electrical conductivity। जैसे किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, तो सबके इलेक्ट्रॉन उसी स्पीड से जाएंगे ऐसा नहीं है। वो हर मटेरियल के पर डिपेंड करता है कि उस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन कितना फ्री है। तो जिसका वो सिग्मा कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है उसको सुपर कंडक्टर कहते हैं, जीरो होता है उसको नॉन कंडक्टर कहते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल है, इसका डेरिवेशन नहीं है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E का। ठीक है, Yes sir. कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया होगा, हो गया होगा, आगे बढ़ूं? सर एक सेकेंड। डन सर। आगे बढ़े? ये दिख रहा है? फटाक से ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए करने का। आया आंसर कुछ? फॉर्मूला भेज दे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। डन सर। क्या है आंसर बताओ? 0.006। देख लेते हैं। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। 2.6 इंटू 10⁻⁻8, लेंथ 50 सेंटीमीटर, तो 0.5 मीटर हो जाएगा, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? -6 होगा ऐसा। Yes, sir. तो -6 से ये हो गया -2, 2 से ये हो गया 1.3, और 1.3 का आधा कितना होगा? 0.6। 65 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ऐसा। आया समझ में? आया समझ में? यस सर। आगे बढ़े।
एक बार इसको देखो, कंसेप्चुअल है, एक्चुअल मीनिंग समझ आया कि नहीं वो देखते हैं। Answer. आया आंसर? Yes, sir. ध्यान से समझना मैंने क्यों कहा। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अगर बोलेंगे तो ए बी के लिए, आई मीन ए बी के क्रॉस के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा, होगा। ए बी के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा और लेंथ ऑफ फ्लो ये होगा, है ना। करंट इधर से जाएगा और इधर आएगा तो ये होगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ रहे हो या नहीं? तो आर ए बी अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे रो इंटू एल, एल मतलब सी, सी होगा एल इसका, अपॉन ए। तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? ए इंटू बी। आया समझ में या नहीं? Yes, sir. अच्छा, सी डी के क्रॉस रेजिस्टेंस देखेंगे। सी डी समझ रहे हो कौन सा है? Yes, sir. I mean, ये ऐसे, ये अगर मोबाइल है तो ये वाला और ये वाला फेस है, तो सी डी के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा और लेंथ ऑफ फ्लो ये होगा, है ना। सो रो into length of flow, that is B, upon cross sectional area, that is A into C. क्लियर है? E F के अक्रॉस अगर देखोगे तो रो
into length L, that is A upon cross sectional area. तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये होगा EF के क्रॉस, that is B into C. ये विजुअलाइज करना कि फॉर्मूला के रो L by A में L लेंथ ऑफ फ्लो है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू करंट है, वो विजुअलाइजेशन के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। आया समझ में सबको? यस सर। पक्का? आगे बढ़ो। यस सर। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगेन ये मेडिकल और बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग वालों के लिए नहीं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये सीखे होगे स्कूल में कि नहीं? बोलो, डरने का नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, घबराओ नहीं। स्कूल वाले नहीं पढ़ाते हैं ऐसा नो सर। नहीं, स्कूल में यही सब तो फर्जी चीज पढ़ाते हैं। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस, तो किसी भी रेजिस्टेंस को देखकर उसके ऊपर क्या कलर है मार्केट में, आप उसके रेजिस्टेंस का पता लगा सकते हो। ये थ्योरेटिकल है ये भी। सर डायरेक्टली नंबर नहीं लिखते क्या? क्या बोल रहे हो? डायरेक्टली नंबर नहीं लिखते क्या वो लोग? नहीं नहीं, नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। देखा नहीं है कभी क्या मार्केट में रेजिस्टेंस, या नहीं देखा है या नहीं देखा है। देखा है? रुको मैं कलर कोडिंग क्यों करते अगर नंबर लिख सकते? नहीं, मैं इंटरनेट से एक बार देख के बताता हूँ, फोटो ढूंढ के कि एक्चुअल में कैसा रहता है। रुको, देखा होगा मुझे लगता है सब लोग। हाँ सर, वो लाइन मार देते हैं ना बीच। हाँ, लाइन रहता है। चलो एक छोटा सा डायग्राम मिला, हाँ ऐसा रहता है, ऐसा ऐसा। जस्ट इंटरनेट पे देखा मैंने, देखा है तुम लोगों ने ऐसा? हाँ सर। तो कोई भी कैसा भी मार्केट में रेजिस्टेंस खरीदोगे, एक्चुअल में दुकान में वो ऐसा दिखेगा। तो इसमें वो लाइनें दिख रही हैं, एक लाइन यहाँ, एक यहाँ, एक, 4 लाइन दिख रहा होगा सब में। सब में ये 4 लाइन दिखता है। मतलब अब हम लोग पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रेजिस्टेंस में ये 4 लाइनें रहती है, और ये हर लाइन पर कौन सा कलर है उसका वैल्यू फिक्स रहता, मतलब उस कलर के क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है। तो देखो, ये पढ़ने वाला डायग्राम है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जैसा मिलता है मार्केट में वो वाला डायग्राम है। तो सब में 4-4 रिंग देख रहे हो। मैं कोई दूसरा कलर ब्लू से दिखाता हूँ, जैसे एक रिंग यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, और ये येलो टाइप का है इसलिए नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ दिख रहा होगा। तो ये 4 ABCD दिख रहे हैं आपको सारे रेजिस्टेंस में। ये 4 ABCD दिखा आपको सारे रेजिस्टेंस में? बोलिए। यस सर, यस सर। अब इस ABCD को जिस कलर से पेंट किया रहता है उस कलर के क्रॉसपॉन्डिंग उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, ठीक है। तो उस कलर से हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस है। अब बोर्ड वाले में क्या है, ये बोर्ड में ही पूछता है कि ये वैल्यू याद करनी रहती है, और एक्चुअल में बहुत सारे बुक में या बहुत सारे एग्जाम में क्या है, मतलब इसको, इसका वैल्यू याद कर लो। याद में क्या है, एक ऑर्डर याद करना होता है, इसको याद करना आसान है। जैसे ब्लैक है तो ब्लैक का 0, मतलब ब्लैक के क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू 0, मतलब उसको 10⁻0 याद रखो। ब्राउन का 10⁻1, या रेज टू भी छोड़ दो, चलो 0 1 2 3 4 के ऑर्डर में रखो,
और वैल्यू याद करने के लिए बाद में उसको समझना कि जो वैल्यू है वो 10 के पावर में है, ऐसे। तो ये जो ऑर्डर है, जैसे विबग्योर का ऑर्डर होता था उसी तरह इसका ऑर्डर होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। तो 1 से 0 से लेकर 9 तक ये ऑर्डर होता है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग उसका मल्टीप्लायर होता है। मतलब जिसका ऑर्डर 0 है उसका मल्टीप्लायर 10⁻², जिसका ऑर्डर 2 है उसका मल्टीप्लायर 10⁻², इस तरह से। तो कलर देख के हम लोग ये उस कलर के क्रॉसपॉन्डिंग ऑर्डर देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा ABCD की नंबरिंग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो जो कलर बैंड A और B है वो रेजिस्टेंस का फर्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दिखाता है। B और C, अच्छा एग्जांपल के साथ बताता हूं, मैं ऐसे बताता रहूंगा तो फिर दिक्कत है। तो सबसे पहले जो कलर कोड स्टैंडर्ड है वो बता देता हूँ। कलर जो स्टैंडर्ड कलर कोड 0 1 2 3 वैल्यू असाइन किया हुआ है, और एक एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे मान लो ये देखो, ये स्टैंडर्ड कलर का कोड है। तो इस कोड में देखोगे तो इस कोड का जो मल्टीप्लायर है ये आपको याद रखना है, और इसको यूज कैसे करते हैं इसको देख के ये मैं आपको सिखाता हूँ। पहले इतना कॉपी कर लो। ये जो कलर के कोड का टेबल है ये स्टैंडर्ड है, पूरे वर्ल्ड में यही टेबल फॉलो होता है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर जैसा है। इसको आप कोई रीजनिंग कोई लॉजिक से बदल नहीं सकते। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होता है, हम लोगों को भी फॉलो करना है। कॉपी हो जाए तो बताना, फिर इसको यूज करना सिखाता हूँ।
Done, sir. हो गया, आगे बढ़ो। लिख लिया इस कलर कोड को सबने। अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। तो ए बी सी और डी सब में आपको अलग अलग रंग मिलेगा। केवल उस रंग कलर को देखकर हम लोग कैसे रेजिस्टेंस का पता लगाते हैं ये हम लोग देखेंगे अभी। तो जो प्रैक्टिस है वो देखो, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये हम लोग आप लोगों को मेडिकल के लिए ही पढ़ना है, इसीलिए इंजीनियरिंग वगैरह में इन सब की जरूरत नहीं पड़ती है सब। अब ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसीजर को हम लोग फॉलो करेंगे। अब ABCD की नंबरिंग लेफ्ट से राइट तक दिख रही है आपको। हर ABCD में कोई ना कोई कलर होगा, हमें उस कलर को मार्क कर लेना है। उसके बाद कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है वो हमें ध्यान रखना है। तो कलर बैंड A एंड B, कलर बैंड C और कलर बैंड D, इन तीनों बैंड का 3 डिफरेंट मतलब होता है। ठीक है, ये 3 लाइन कॉपी कर लो। एग्जाम्पल भी दूंगा बट पहले ये तीनों भी कर लो। और ये जो टॉलरेंस वर्ड है, टॉलरेंस सुने हो कभी? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का टॉलरेंस क्या होता है? Maximum. हाँ, मतलब एक्यूरेसी मैं लिख दूं 100 और टॉलरेंस लिख दूं ±2%, मतलब इसकी एक्यूरेसी के हिसाब से ये 98 से 102 के बीच में हो सकता है। तो टॉलरेंस मोर और लेस एक्यूरेसी है। समझे मेरी बात? Yes, sir. परसेंटेज एक्यूरेसी है, समझ लो। तो इसको पहले कॉपी कर लो। कर लिया? एग्जाम्पल बताऊं? बोलिए, एग्जाम्पल बताऊं? चलवा देना।
डन सर। डन। आगे बढ़े। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो सब लोग देखो। सब लोग लिख चुके हो? सब लोग लिख चुके हो? सब लोगों ने? Yes, sir. अब देख, जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि हम लोग कैसे किसी भी रेजिस्टेंस को के कलर को देखकर कैसे बताएंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। सपोज पहला वाला रिंग, जो बोलो, जो तुम्हें नाम बोलना है, मान लो ब्लू है, तो रिंग ए का कलर ब्लू है। रिंग बी का कलर तुम ही लोग बोलो, जो बोलो। वाइट। व्हाइट। ऐसा बोलो जो ड्रॉ, हाँ व्हाइट ड्रॉ हो सकता है, चलो। तो रिंग बी का कलर व्हाइट है। रिंग सी का बोलो। ब्लैक। ब्लैक कर दो रिंग सी का। रिंग डी क्या है? ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब उससे केवल तुम लोगों ने ऊपर देखा होगा, एक्यूरेसी पता चलती है कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल रहा है वो कितना एक्यूरेट है। तो थोड़ी देर के लिए डी को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल में डी को ऐड करेंगे, नहीं तो एक ही बार सबको कल ऐड कर देंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब आओ, ब्लू। ब्लू का नंबर कितना साइन है? 6। 6। व्हाइट का नंबर कितना साइन है? 9। 9। 9। हाँ, सबसे लास्ट वाला होगा यस सर। तो 9 साइन है। ब्लैक का नंबर कितना साइन है? 0. ब्लैक का नंबर 0 साइन है, तो इसको लिख दो 0। अच्छा, पहले नंबर ही लिख दो। ब्लू का 6 साइन है, व्हाइट का 9 साइन है और ब्लैक का 0 साइन है। अब देखोगे तो ए और बी ये दोनों क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना। यस सर। सिग्निफिकेंट डिजिट पढ़ा चुका हूं मैं। यस सर। तो मैं इसको लिखूंगा 6 भी सिग्निफिकेंट है, 9 भी है, तो 69 इंटू ये जो सी वाला है वो मल्टीप्लायर है, तो ये 0 है, तो हम लिख देंगे 10⁻0 ओम। तो मेरा आंसर कितना हो गया? 69 ओम। आया समझ में? ये बात समझे? अब Yes, sir. थ्योरी के हिसाब से देखो, फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। B and C indicate decimal multiplier, that is number of zero that follows two significant figure A and B। अच्छा रुको, एक चीज और आ गया इसमें, देखते हैं बैंड C के बारे में। बैंड D है वो आपका आई मीन 10 समथिंग। तो A और B फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेजिस्टेंस बताता है, तो A और B मुझे मिला था 6 और 9, तो फर्स्ट टू सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 6 और 9, ठीक है, तो 69 लिख दिया। बैंड सी वो 10 समथिंग बताता है डेसिमल मल्टीप्लायर का, तो 10 समथिंग। और बैंड डी वो टॉलरेंस बताता है कि ये जो रीडिंग है वो कितना परसेंट एक्यूरेट है। समझे आप लोग? यस सर। ठीक है, इस एग्जाम्पल को लिख लो और फटाक से एक दो क्वेश्चन
बता के दिखाओ प्रैक्टिस के लिए। ये आप लोगों के लिए है, ये ना तो कहीं मेडिकल में पूछता है, इंजीनियरिंग में पूछता है, ना कहीं। ये सिर्फ मेडिकल में और बोर्ड, मेडिकल में भर भर के पूछता है, और सीबीएसई बोर्ड में भर भर के पूछता है। महाराष्ट्र बोर्ड में भी होगा, मैंने नहीं, मतलब मुझे पता नहीं है, मैं देखता नहीं हूँ इसके लिए। लेकिन सीबीएसई बोर्ड और मेडिकल, इन दोनों के लिए ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। और इंजीनियरिंग वगैरह में मैंने आज तक नहीं देखा है कभी कुछ पूछेगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई मतलब एनालिटिकल स्किल लगता नहीं है, कॉमन सेंस लगता है। तो ये एग्जाम्पल के बाद ये 2 क्वेश्चन एक बार कोशिश कीजिए, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कलर कोडिंग और ओम्स लॉ दोनों को मिक्स किया हुआ है, ठीक है। कोशिश करो एक बार। Done, sir. हो गया? क्या आंसर आया? तो फर्स्ट वाले का 5 into 10 to power minus था, और सेकंड का? 5 into 10 to power minus 3. जो भी है देखते हैं, कुछ है। तो पहला काम, दोनों का रेजिस्टेंस निकालते हैं। ब्लू ब्लैक येलो है फर्स्ट के केस में, है ना? ब्लू ब्लैक और येलो। ब्लू का क्या कलर है? ब्लू का क्या वैल्यू है? 6. ब्लैक का क्या वैल्यू है? 0. 0।
येलो का क्या वैल्यू है? 4. 4। तो रेजिस्टेंस क्या होगा? 60 into 10 to power 4. ये गलत हो गया, इसीलिए दिया था मैंने। सर ये गलत हो गया, इसीलिए दिया था मैंने। अच्छा 6 बाद में 0 है ना? हाँ हाँ सॉरी 60 होगा, मुझे लगा पहले वाला 0 है। सेकेंड नंबर 0 तो सिग्निफिकेंट होता है ना, तो 60 इंटू 10⁻⁴ ओम हो गया ये। अब सप्लाई कितना है? 30 वोल्ट का है, तो करंट क्या हो जाएगा? V/R। सो 30/60 इंटू 10⁻⁴, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर आंसर। कोई दिक्कत? No, sir. ये ब्लैक अगर पहले होता, मतलब फर्स्ट, तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, मतलब पहले मैंने ये सोचा था इसके लिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट वाला। बोलिए, सिमिलर है ब्लू ब्लैक, और क्या है उसमें? ब्लू ब्लैक रेड है, तो सब कुछ तो वही है। रेड का शायद 2 होता है ना, तो 10⁻⁻⁴ की जगह 10⁻⁻² होगा, और क्या? आई बात समझ में? यस। इसमें ब्लू ब्लैक और रेड है। ब्लू का 6, ब्लैक का 0 और रेड का 2, तो इसमें मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा 60 इंटू 10⁻² ओम। तो करंट हमारा हो जाएगा V/R, दैट इज 30/60 इंटू 10⁻²। So finally 0.5 into 10⁻⁻² एम्पियर। कॉमन सेंस है? यस। आगे बढ़े। तुम लोग हीट एंड थर्मो जैसे पढ़ चुके होगे, हीट एंड थर्मो पढ़ चुके हो ना? Yes, sir. तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन में देखा होगा L इज इक्वल टू L0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ऐसा कुछ। यस सर। तो ठीक वैसे ही जस्ट एज अ नोट लिख देता हूँ, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस, किस कलर से लिखूंगा सोचो। तो हम लोगों ने देखा था कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ρL/A में रेजिस्टिविटी अगर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। सो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर increases with increase in temperature। अच्छा क्यों करता है? तो सिंपल कहानी है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से जितने भी कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब इलेक्ट्रॉन के का जो मोशन है ना उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो ये आपस में एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करते हैं, तो करंट को पास होने में हिंड्रेंस होता है।
तो resistance of a conductor increases with increase in temperature as resistance at temperature T is equal to R naught into 1 plus alpha into T. ये एक empirical relation है. empirical relation मतलब experimental derivation होता है इसका. प्रॉब्लम यही है, मेडिकल में मोस्ट ऑफ द चीजें ऐसी ऐसी ही पूछता है. सो ये हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस. ये हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस. और ये जो अल्फा है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर. जल्दी से इसको कॉपी कर लो. सर थोड़ा ऊपर को. इससे भी ऊपर. नहीं नहीं. आगे बढ़ो. यस सर. अभी जो सिखाया मैंने सिर्फ उसी पे बेस्ड 3-4 एकदम मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करो. ये आप लोगों के लिए है, इंजीनियरिंग का नहीं, एकदम मेडिकल से रिलेटेड ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे. फटाक से सब 1 मिनट से ज्यादा का कोई नहीं है. मुश्किल से 1.5 मिनट बहुत हुआ एक्चुअल में वो, बट पहली बार कर रहे हो तो लो टाइम, बट इन जनरल बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन 1.5 मिनट से ज्यादा के नहीं है. अच्छा पहले यही 4 करो. 10 क्वेश्चन के आसपास कराऊंगा. एकदम वो एग्जाम टाइप में करो कि जल्दी से, क्योंकि एकदम थ्योरेटिकल और इजी क्वेश्चन है. दिख रहा है सबको? या ऐसा यस. फर्स्ट टू ही दिखाऊं ऐसा कुछ?
हो गया होगा? बोलो। यस सर। तो बताते क्यों नहीं हो गया? मैं सर फर्स्ट ट्राई कर रहा था लेकिन फर्स्ट नहीं हो रहा, बाकी तीन हो गए। फर्स्ट नहीं हुआ। In order to increase the resistance of a given wire uniform cross section to 4 times its value, a fraction of length is stretched uniformly. अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सब, सपोज पहले कंडक्टर का ये लेंथ है, ठीक है। अगर मैं इस कंडक्टर के लेंथ को स्ट्रेच कर दूं, कितना स्ट्रेच किया? 3/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यही बोला है। तो ओरिजिनल लेंथ मान लो L नॉट है और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया A नॉट है। अब नया वाला लेंथ 3/2 L नॉट हो गया, हाँ या ना? यस सर। लेकिन मटेरियल का वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना, तो एरिया भी कम हो जाएगा अपने आप। बोलो। यस सर। तो एरिया हो जाएगा नया वाला 2A0/3। तभी तो ये जो मटेरियल है जिस किसी का भी, मटेरियल तो उतना ही है ना, ये तो कम ज्यादा नहीं हो सकता। भले ही तुम वायर को स्ट्रेच कर दोगे तो क्या होगा, पतला हो जाएगा, और क्या होगा? ठीक है, बोलो। यस सर। अब रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L/A। रो तो मटेरियल का कांस्टेंट है तो वो वही रहेगा। सो रो L0/A, ये ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। नया वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओरिजिनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 3/2 L0 और एरिया हो जाएगा 2/3 A0। तो ये हो गया 9/4 टाइम्स रो 9/4 टाइम्स रो L0/A नॉट, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। है ना? To 4 times its value in order to increase resistance of a given wire. अच्छा, 4 times करना है, ओके ओके। 4 times its value, the fraction of length stretched until full length of wire become 3/2 times. क्या मतलब है? In order to increase resistance of a given wire of uniform cross section to 4 times its value, अच्छा, a fraction of its length increased till full length of wire become 3/2 times of original length. What is the value of this fraction? नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नहीं था, मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया। ये क्वेश्चन और भी इससे अच्छा है, देखो कैसे। पूरे पूरे वायर के लेंथ को नहीं इंक्रीज किया है, लिखा अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज, है ना? यस सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, बताता हूं इसका मतलब। ये सपोज ओरिजिनल लेंथ है L या L0 कह दो। तो अभी मेरा रेजिस्टेंस R है रो L0/A0। कह रहा है फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज, मतलब इसमें से इतना वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, कोई भी फ्रैक्शन मान लो, फ्रैक्शन मतलब x टाइम्स L0, x L0 कह दो, इसको इंक्रीज किया और इसको ऐसे ही रहने दिया, समझे? यस सर। है ना? तो इसके लेंथ को इंक्रीज किया और इसको इतने ही रहने दिया। सो till full length of wire become 3/2 times of original length. तो देखो अब क्या किया, इसको मैं समझ में
अब बाद में वैल्यू में लिख दूंगा। ऐसे देखो, अब क्या किया, ये वाला पोर्शन यही रहने दिया, ये ब्लैक वाला जैसा था वैसा ही। ये वाला जो पोर्शन है दूसरा वाला, इस पोर्शन के लेंथ को इंक्रीज किया तब तक जब तक कि टोटल लेंथ 1.5 टाइम्स ओरिजिनल लेंथ नहीं हो जाए। ठीक है, तो देखो टोटल लेंथ अगर L0 है, ध्यान से देखना, ये टोटल लेंथ L0 है, ये फ्रैक्शन इसका XL0 है, तो ये जो बच गया लेंथ, ये हो जाएगा L0 इंटू x 1 माइनस x। ये इतना ही होगा ना बेटा? सर ये x फ्रैक्शन है। हाँ, x फ्रैक्शन है जो कि मुझे ढूंढना है, x की वैल्यू ही ढूंढनी है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन? ठीक है, यस। तो यहाँ पर देखो, ये वाला लेंथ L0 इंटू 1 माइनस एक्स, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, ये वही रहेगा। ठीक है, ये वाला इंक्रीज हो गया। ध्यान से सुनो, कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। कह रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस को मुझे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स इंक्रीज करना है ना। तो अभी अगर R0 है, सुनिएगा ध्यान से, अभी अगर R0 है तो उसमें से ये वाला पोर्शन होगा XR0 और ये वाला पोर्शन होगा R0 इंटू 1 माइनस एक्स। इन दोनों पोर्शन का अपना अपना रेजिस्टेंस यही होगा ना बेटा? यस सर। तो उसमें से इसका तो अभी भी R0 इंटू 1 माइनस एक्स ही रहेगा। ये यही रहेगा ना? यस सर। बट टोटल 4R0 हो गया है, टोटल 4R0 हो गया है। हाँ सर। क्वेश्चन में बोला है ना 4 टाइम्स, तो 4R0 माइनस दिस करेंगे, है ना, तो ये क्या बचेगा, R0 इंटू 3 माइनस एक्स बचेगा। ऐसा, तभी तो इन दोनों का सम 4R0 होगा। यस सर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? सर सर टोटल 4R0 कैसे होगा? क्वेश्चन में 4R0 माइनस 2x हो जाएगा। but in order to increase resistance of a given wire of uniform cross section, तो क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं हुआ है, to 4 times its value, तो पहले वाला केस में रेजिस्टेंस मान लो R0 है यस सर। ये इंक्रीज होकर 4R0 हो गया। तो जिस सेक्शन को, इतने लेंथ को तो मैंने नहीं छेड़ा, कुछ नहीं किया, इसमें चेंज नहीं किया ना, यस सर। तो इसका रेजिस्टेंस जितना पहले था उतना ही अब भी रहेगा, रहेगा। तो ये Yes. वही रह गया। इसको मैंने स्ट्रेच किया तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अब ये इंक्रीज हो के कितना हो जाएगा कि सम टोटल 4 टाइम्स बढ़ जाए, यस। मतलब इन दोनों का सम 4R0 होना चाहिए, जिसमें से ये R0 इंटू 1 माइनस एक्स है, तो ये R0 इंटू 3 माइनस एक्स होगा, तभी तो इन दोनों का सम 4R0 होगा। 3 प्लस एक्स होना चाहिए।
हाँ सर, मैं वही बोल रहा था। सॉरी, यस यस, वेरी ट्रू, 3+6, माय मिस्टेक, ये सही बोला आपने, 3+6 ऐसा होगा। यस सर। अब लेंथ को देखो, टोटल लेंथ कितना हो गया, 3/2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ, है ना। तो ये L0, इसका लेंथ तो वही रहा, तो जो बच गया वो लेंथ कितना हो जाएगा, L0 इंटू 1/2 प्लस x, तभी तो इन दोनों का सम 3L/2 होगा, टोटल लेंथ। यस सर। तो टोटल लेंथ मैंने कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस मैंने कर दिया, कोई दिक्कत यहां तक। नो सर। अब देखो, सुनो ध्यान से, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, देखा था। यस सर। तो इसका मतलब है ऊपर वाले का x इंटू आर नॉट इज प्रोपोर्शनल टू x इंटू एल नॉट, यस। और नीचे वाले का लिखेंगे तो आर नॉट इंटू 3+x, it will be proportional to L0 into 1/2 plus x। ये दोनों इक्वेशन समझ आया। सर इसमें एरिया का फैक्टर नहीं आएगा? नहीं, लिखा है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ऊपर में देखो मैंने अंडरलाइन किया है, यस। तो एरिया वही रहने दिया है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, समझ आ रहा है। तो ये यस सर। x/3+x, दिस इज इक्वल टू L0 कैंसिल, x/x प्लस 1/2। यस सर। पॉसिबल ही नहीं, जरूर एरिया चेंज करेगा, बिना एरिया चेंज किए हुए ये पॉसिबल ही नहीं है। बिना एरिया चेंज किए हुए ये पॉसिबल ही नहीं है। ओ माय गॉड, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, आसान है, एरिया वाला फैक्टर ले लो। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। तो पहले ऐसा था, अब इसका लेंथ जिस रेशियो में इंक्रीज करेगा, एरिया उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा। इस पार्ट के एरिया में तो कोई चेंज नहीं होगा, इस पार्ट के जितने को हमने स्ट्रेच किया, तो एरिया इनटू लेंथ का प्रोडक्ट जो कि वॉल्यूम है वो तो कांस्टेंट रहना चाहिए। यस सर। तो लेंथ जिस रेशियो में इंक्रीज किया है, एरिया उसी रेशियो में डिक्रीज करेगा। नहीं तो और छोटा कर देता हूँ, रुको एक ही बार में, आपको वो रेशियो निकालने की जरूरत नहीं होगी, काम चल जाएगा ऐसे। रेजिस्टेंस R इज रो L बाई ए, ठीक है। अब सोचो किसी का लेंथ इंक्रीज हो गया, तो किसी का लेंथ जिस रेशियो में इंक्रीज होगा, एरिया उसी रेशियो में डिक्रीज होगा। L इंटू ए, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना बेटा। यस सर। तो L इंटू ए अगर कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इस रेजिस्टेंस को ऐसे लिख देता हूं, रो L, और एरिया को लिख देता हूं कांस्टेंट अपॉन L, लिख दूं। तो देखो हो गया, सॉल्व हो गया, दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, रो अपॉन कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट अपॉन L इंटू L स्क्वायर। तो टेकिंग एरिया इंटू अकाउंट,
resistance is found to be proportional to L square. ठीक है, तो ये बात समझ आई। तो रेजिस्टेंस लेंथ के नहीं, लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये दोनों के रेजिस्टेंस का रेशियो लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब x अपॉन, तो x आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू 3+x, ऐसे कर दो। मेरा स्क्रीन छोटा है तो ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, x अपॉन x आर नॉट अपॉन आर नॉट इंटू x+3। ये रेशियो है रेजिस्टेंस का, है ऐसा। यस सर। और लेंथ का रेशियो क्या है, x L नॉट अपॉन L नॉट इंटू 3/2+x, शायद नहीं 1/2+x, मुझे नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा 1/2+x है। यस सर। 1/2+x इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर नॉट, ये आर नॉट, ये एल नॉट, ये एल नॉट। सो x अपॉन x+3 इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 0.5, 0.2 कह दो, 0.5। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, ऑप्शन पुट करके आप बता सकते हैं। जैसे मेरे पास तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है x का, है ना, तो वैल्यू पुट करके देखो कौन सा सेटिस्फाई करता है, वो ज्यादा आसान रहेगा आपको। समझे मेरी बात, मैं क्या बोला? यस सर। एक बार देख के बताओ तो जल्दी से, कौन सा करेगा? वन बाई 4 अगर कर दो तो 1/13 होगा इधर, 1/4 करोगे तो इधर 1/13 होगा, तो होल स्क्वायर में वो जमेगा नहीं, छोड़ देते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट, मुझे मतलब जितनी जल्दी हो सके मैं आंसर बताऊं। 1/16 शायद हो जाएगा, देखो तो। 1/16 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1/49 होगा। यस सर। तो 1/49 मतलब राइट हैंड साइड में 1/49 आना चाहिए, मतलब ब्रैकेट के अंदर 1/7 आना चाहिए। है ना, तो x 1/16 पुट करो फिर, तो 1/16, तो 8 + 1 1/9, 1/81 आ गया, ये भी नहीं लग रहा है। 1/9 आ गया, 1/7 आना चाहिए ना। सर 1/8 है। क्या? 1/8 है। और इस साइड कितना आया था? 1/7 आया था। अच्छा, 1/8 में सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा? शायद सर, क्योंकि उसमें 1/25 आता है। 1/25 आता है, तो इधर 1/5 आना चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो 8, हाँ 1/5 आ तो गया। 8 इंटू 0.54, 4 + 1 5, 1/8 आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. मैंने करके देख लिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा क्वेश्चन होगा, मैं केवल देखा रेशियो वेशियो तो मैंने देखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आ गया। बाकी सब तो इजी होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, अ कंडक्टर ऐसा वैसा तो ए बी के क्रॉस एक्स, सी डी के क्रॉस वाई और ई एफ के क्रॉस जेड है।
तो आपको एक्स वाई जेड में रिलेशन देखना है कि कौन ज्यादा कौन कम है। होगा या मैं बताऊं? सर हो गया। ये तो कराया था अभी ना। क्या आंसर आया? मेरे से पूछोगे तो रो एल बाई ए, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा और एरिया सबसे कम हो, वो सबसे ज्यादा होगा। यस। आर एस रो एल बाई ए। तो लेंथ ऑफ फ्लो मैक्सिमम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम, वो इसमें आ रहा है ए बी में। इसका देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिनिमम है और लेंथ ऑफ फ्लो मैक्सिमम है, तो ये सबसे ज्यादा होगा। तो ए बी के क्रॉस को एक्स बोला है तो एक्स सबसे ज्यादा होगा, ये पक्का है। समझे आप लोग? यस सर। तो एक्स सबसे ज्यादा होगा, ये पक्का है। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो नहीं ही होगा। ठीक है, बी और डी में देखो मिनिमम कौन सा होगा, तो जिसका लेंथ ऑफ फ्लो मिनिमम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम। तो लेंथ ऑफ फ्लो मिनिमम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4a² और लेंथ ऑफ फ्लो मिनिमम 2a, तो 4/2 2 हो गया। अच्छा इधर वाला देखें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 8a², ये होगा सी डी होगा। सी डी को क्या बोला है? y, तो y सबसे मिनिमम होगा। ऑप्शन डी करेक्ट। आया है? यस सर। आया सबको समझ में? एल बाई ए का रेशियो चेक करना है तीनों ही केस में। अच्छा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन ऐसे हम लोग सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर जस्ट ऐसे ही। अ पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर इज जर्मीनियम। तो कॉपर होता है कंडक्टर, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, और जर्मीनियम होता है सेमीकंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है। Yes, sir. में डिक्रीज किया या इंक्रीज? डिक्रीज। Sir, decrease. तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। किसका? कॉपर का, ये पक्का है। तो ईच इंक्रीज वाला गलत हो गया। कॉपर का डिक्रीज करेगा, ये पक्का है, कॉपर कंडक्टर है। ये आप लोग नहीं पढ़े हैं, जर्मीनियम आपका सेमीकंडक्टर है, ये उल्टा फॉलो करता है। तो इसमें आंसर आपका डी होगा। ठीक है, तो Yes, sir. कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का बिहेवियर एक दूसरे से अपोजिट होता है, ये आप याद कर लो एज अ थ्योरी। वैसे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फोर्थ, current in a metallic conductor is plotted against voltage at two different temperature T1 and T2। तो करंट और वोल्टेज I इज इक्वल टू V/R होगा। यस सर। तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज को प्लॉट किया है, मतलब y एक्सिस पर करंट है हमारा, y एक्सिस पर करंट है हमारा, और x एक्सिस पर वोल्टेज है हमारा। तो इसका जो स्लोप है वो 1/R है। इसका स्लोप 1/R है। यस सर। तो इसमें स्लोप किस में ज्यादा है? देखो, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब स्लोप कम होना चाहिए। यस सर। सो एट हायर टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है मतलब स्लोप हमारा इसमें डिक्रीज करना चाहिए। तो स्लोप कम किसका है? इसका है। θ2 इज लेस देन θ1, है ना?
तो जिसका स्लोप कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। Therefore, resistance of 2 should be greater than रेजिस्टेंस ऑफ 1, है ना। और रेजिस्टेंस ज्यादा क्या होता है हायर टेम्परेचर पर, सो T2 इज ग्रेटर देन T1। आया समझ में? यस सर। पक्का? कॉपी कर लो। ये स्लोप सबको समझ आता है ना, इतना मैथ तो पढ़े होगे शायद। यस सर। ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप y इज इक्वल टू mx वाले कहानी। तो हायर रेजिस्टेंस पर स्लोप लोअर होगा, वो दिख रहा है ना। आया सबको समझ में? Yes, sir. ठीक है, अगली क्लास में हम लोग बैटरी पढ़ेंगे और सर्किट एनालिसिस, रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल, ये सब। तो वहां से थोड़ी लाइफ आपकी आसान हो जाएगी, थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाय, थैंक यू सर।